सोचिए, एक देश जहां की यंग जनरेशन, जिसे लोग अक्सर सीरियस नहीं लेते, अचानक सड़कों पर उतर आती है और पूरी सरकार को हिला के रख देती है। जी हां, ये कहानी है हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां कुछ ऐसा ही हुआ और इसने वहां की पूरी पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। और ये वाकई में चौंकाने वाली है, और यही आज के हमारे पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। मतलब, जिस पीढ़ी के बारे में कहा जाता है कि वो तो बस मीम्स और रील्स में ही डूबी रहती है, उसी ने नेपाल में सरकार गिरा दी। सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, हर बड़े प्रोटेस्ट या आंदोलन के पीछे ना कोई एक तात्कालिक वजह होती है। एक छोटी सी चिंगारी। नेपाल में ये चिंगारी थी सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन। और यकीन मानिए, ये फैसला ऐसा था जैसे किसी ने बारूद से भरे कमरे में माचिस जला दी हो। अब सरकार का क्या कहना था? सरकार ने कहा कि देखो, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं और उन पर फेक न्यूज़ बहुत फैल रही है। लेकिन जो यंग लोग थे, उन्होंने इसे बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा। उन्हें लगा कि ये उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश है, सरकार उन्हें चुप कराना चाहती है। चलिए, अब असली मुद्दे पर आते हैं। ये जो सोशल मीडिया बैन था ना, वो तो सिर्फ एक ट्रिगर था, एक बहाना। इस पूरे विद्रोह की जो असली जड़ें थीं, वो कहीं ज्यादा गहरी थीं और सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। बैन ने तो बस उस दबे हुए गुस्से को बाहर आने का एक रास्ता दिखा दिया। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 20%। 20%, ये है नेपाल में युवा बेरोजगारी की दर। अब सोचिए, जब देश का हर 5वां नौजवान बेरोजगार हो, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी हताशा किसी भी सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। और बात सिर्फ बेरोजगारी की नहीं थी, इसके साथ कई और भी मुद्दे थे जो सालों से लोगों को परेशान कर रहे थे। जैसे सिस्टम में घुसा हुआ करप्शन, आसमान छूती महंगाई, और लोग उन पॉलिटिकल एलीट से, मतलब सत्ता के करीबी लोगों से पूरी तरह तंग आ चुके थे। ऊपर से पिछले 17 साल से सिर्फ 3 पार्टियां ही घूम फिरकर पावर में आ रही थी, और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही, वो तो जैसे थी ही नहीं। और ये जो खाई थी ना अमीर और गरीब के बीच, वो लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन रही थी। सोशल मीडिया पर एक तरफ तो नेताओं के बच्चों की तस्वीरें वायरल हो रही थी, जो विदेशों में महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे थे, अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे थे। और दूसरी तरफ थे आम नेपाली नौजवान, जो नौकरी की तलाश में रूस यूक्रेन जैसे वॉर जोन तक जाने के लिए मजबूर थे। ये जो फर्क था, इसने सच में आग में घी डालने का काम किया। और बस यहीं से सिचुएशन हाथ से निकलने लगी। जो प्रोटेस्ट शांति से शुरू हुए थे, वो बहुत जल्दी एक बड़े लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस में तब्दील हो गए। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पता चलता है कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। सबसे पहले सरकार ने सोशल मीडिया बैन का ऐलान किया। इसके बाद हजारों स्टूडेंट्स और नौजवान शांति से सड़कों पर उतरे। लेकिन फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें शुरू हो गईं। पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछारें और यहां तक कि गोलियों का भी इस्तेमाल किया। और यहीं से संकट गहरा गया। विरोध हिंसक हो गया, आगजनी होने लगी, सरकारी इमारतों पर हमले होने लगे। और इस टकराव की एक बहुत दुखद कीमत चुकानी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन झड़पों में कम से कम 19 लोगों की जान चली गई। नेपाल जैसे देश के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नंबर था। तो जब इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ, तो इसके पॉलिटिकल नतीजे भी आने ही थे। जो सरकार लोगों की आवाज को दबाना चाह रही थी, वो खुद ही लोगों के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई। ये सब कुछ एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ, एक के बाद एक। सबसे पहले तो भारी प्रेशर में आकर सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया, और आखिर में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि नेपाल में जो ये सब कुछ हुआ, इसका हमारे लिए यानी भारत के लिए क्या मतलब है, क्योंकि इसके जियोपॉलिटिकल असर काफी बड़े हैं। देखिए, भारत के लिए नेपाल की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर वहां अस्थिरता होती है तो हमारे लिए कई चिंताएं खड़ी हो जाती हैं, जैसे बॉर्डर पर इंस्टेबिलिटी और रेफ्यूजी का मुद्दा, और सबसे बड़ी चिंता है चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव। लेकिन हर चुनौती में एक मौका भी होता है। भारत के लिए ये एक मौका भी है कि वो वहां के युवाओं की उम्मीदों का साथ दे और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देकर अपने रिश्ते और मजबूत करे। और एक बात और, जो प्रधानमंत्री हटे हैं केपी शर्मा ओली, उनका झुकाव साफ तौर पर चीन की तरफ था और वो एंटी इंडिया माने जाते थे। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका जाना भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ओपनिंग है,
इससे भारत को चीन के असर को बैलेंस करने का एक नया मौका मिल सकता है। तो आखिर में नेपाल की ये घटनाएं हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि जब कोई पीढ़ी, कोई जनरेशन अपनी चुप्पी तोड़ती है तो पावर की सारी परिभाषाएं बदल सकती हैं। तो असली शक्ति किसके हाथ में है? सिस्टम के हाथ में या फिर एकजुट हुई जनता के हाथ में?